अब कैसे कॉकरोच ने की है पहाड़ उठाने की बात? क्या चुनाव में 400 पार का सपना देख रही है सीजेपी? क्या वो सुधारेंगे देश की चरमराती न्याय व्यवस्था? इलेक्शन कमीशन और मीडिया की हालत पर क्या बोली सीजेपी? क्या आपको पता है कि देश में 40 करोड़ जेन जी की आवाज उठाने के लिए देश की संसद और विधानसभाओं में कितने जेन जी के नेता हैं? संसद में युवा है नहीं तो क्या सरकार युवाओं की परेशानी समझ सकेगी? सीजेपी क्या सिर्फ पहरेदार रहेगी या उससे आगे का भी काम करेगी? आज इन्हीं सवालों पर होगी बात। नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। दुनिया भर में कॉकरोचों की 4,500 से ज्यादा प्रजातियां हैं और इनमें से 99% का काम ही गंदगी और कचरे को साफ करना है, पर्यावरण की सफाई है। अब इसके विज्ञान में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले कॉकरोचों की चर्चा पूरी दुनिया में है। उसके मनोविज्ञान के बारे में हम बात जरूर करेंगे। ये भारत के करोड़ों युवाओं का वो सामूहिक मनोविज्ञान है जो देश के सड़ चुके सिस्टम और संस्थाओं की सफाई करना चाहता है, ताकि ये फिर बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम कर सके। आज सीजेपी ने इसी सफाई का पूरा रोड मैप देश के सामने रखा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज से कॉकरोच जनता पार्टी का 2 दिन का कॉकरोच कॉन्क्लेव शुरू हुआ और पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने आगे का एजेंडा साफ कर दिया। दिपके ने कहा कि सीजेपी को किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं बदला जाएगा, बल्कि ये एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेगा। सीजेपी के प्रेशर ग्रुप का मतलब होगा एक ऐसा जनसमूह जो सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन सरकार को सवालों से बचकर निकलने नहीं देगा। एक ऐसा समूह जो खुद सरकार में नहीं बैठेगा, लेकिन सरकार को यह बताएगा कि उसके किस मंत्री का रिपोर्ट कार्ड कैसा है। यह समूह खुद कानून पास नहीं करेगा, लेकिन कानून बदलने का दबाव जरूर बनाएगा। यह सत्ता और विपक्ष दोनों पर कड़ी नजर रखेगा। सीजेपी के इस ऐलान ने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में नेता ये शर्त लगा रहे थे कि सीजेपी जल्द ही एक पॉलिटिकल पार्टी में बदल जाएगी। लेकिन ऐसा न करने का फैसला लेकर कॉकरोचों ने एक बार फिर नेताओं को छका दिया है और ये एक सुलझा हुआ कदम है, एक ऐसा कदम जिसके लिए शायद सत्ता में बैठे लोग तैयार नहीं हैं। वो उम्मीद कर रहे थे कि सीजेपी भी पार्टी बनाने का ऐलान करेगी और उसकी हवा धीरे धीरे निकल जाएगी, यानी उसका हर्ष भी वैसा ही होगा जैसा आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी का हुआ। लेकिन सीजेपी ने आज ऐसे लोगों के सामने गुगली फेंक दी और भारत के सिस्टम को सुधारने का एक ऐसा आइडिया सामने रख दिया जो ज्यादा एक्सपेंडेबल भी है, लेकिन ज्यादा मुश्किल भी है। क्योंकि सीजेपी ने सत्ता में बैठने का नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों से जवाबदेही मांगने का रास्ता चुना। पार्टी बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम सीजेपी ने ज्यादा बड़ा बीड़ा उठाया है, क्योंकि पहरेदारी इस दुनिया की सबसे बोझिल और सबसे मुश्किल कामों में से एक है। अब देखिए, सीजेपी का आंदोलन नीट देने वाले 22 लाख छात्रों को न्याय दिलाने के लिए शुरू हुआ था। इससे सिर्फ 22 लाख छात्र ही नहीं, बल्कि करोड़ों परिवार प्रभावित हुए थे। भारत में आमतौर पर एक परिवार में सदस्यों की संख्या 5 मानी जाती है। इस हिसाब से करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर पेपर लीक का असर हुआ और शायद यही वजह रही कि इस आंदोलन को दिल्ली ही नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से भारी समर्थन मिला। और ऐसा समर्थन देखकर देश की सबसे ताकतवर और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली बीजेपी भी सोच में पड़ गई, चकरा गई। दिपके ने साफ किया कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के राजनीतिक सिस्टम की हालत खराब है। नेताओं को वोट किसी एक पार्टी के नाम पर मिलता है और वो जाकर बैठ जाते हैं दूसरी पार्टी की गोद में।
कभी ऐसा करने के लिए ईडी सीबीआई के डर का इस्तेमाल किया जाता है, कभी सत्ता की मलाई चाटने का लालच होता है, तो कभी अपने दाग धोने के लिए, कभी सहूलियत के लिए। बार बार दिखता है कि वोट किसी को और गद्दी किसी और को। इस प्रथा ने भारत की राजनीति को गला दिया है, सड़ा दिया है, और शायद इसलिए कॉकरोच अब पूरी व्यवस्था ही साफ करना चाहते हैं। आगे का एजेंडा बताते हुए दीपके ने कहा कि सीजेपी का काम न्यायपालिका, इलेक्शन कमीशन और मीडिया की जवाबदेही तय करने का होगा। दीपके ने सफाई शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन उनकी बात को ऐसे भी समझा जा सकता है जैसे वो कह रहे हो कि इन संस्थाओं की सफाई का समय आ गया है। इसमें न्यायपालिका बहुत बीमार है और अब तो वो खुद मानने लगी है कि इस देश में गरीब और कमजोर लोगों को न्याय मिलना असंभव हो गया है। भारत की अदालतों में इस समय 5 करोड़ 60 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग है। इनमें से लगभग आधे केसों में तो सरकार खुद एक पार्टी है। इसके बाद 2.5 से 3 करोड़ केस ऐसे बचते हैं जिन्हें लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक केस कम से कम 2 लोगों के बीच लड़ाया जाता है। मतलब करीब 5 से 6 करोड़ लोग इस समय अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। और अगर फिर से एक परिवार में 5 सदस्य मान लिए जाएं तो इस हिसाब से करीब 25 से 30 करोड़ लोग भारत में न्याय के इंतजार में हैं। 2 दिन पहले ही देश की सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक आरोप में 22 साल से जेल में पड़े एक व्यक्ति को रिहा किया। नाम अर्जुन जानी। उसे इस आधार पर जेल भेजा गया क्योंकि उसके खिलाफ एक प्रत्यक्षदर्शी ने गवाही दी थी। पुलिस ने उसे टॉर्चर किया। टॉर्चर करने के बाद उसने जुर्म कबूल कर लिया, और ऐसा जुर्म जो उसने किया ही नहीं था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने इस व्यक्ति को बरी करते हुए माना कि भारत में गरीब और हाशिए पर खड़े लोगों के लिए न्याय टलता रहता है और संवैधानिक अदालतों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। कॉकरोचों ने चुनाव आयोग का भी नाम लिया, वही चुनाव आयोग जिसकी विश्वसनीयता पर आजादी के बाद शायद ही इतने सवाल उठे हों जितने आज उठ रहे हैं। फिर चाहे मामला एसआईआर का हो, वोटों की गिनती का हो, चुनाव की तारीखों का हो, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का हो, या फिर विपक्ष के सवालों को लेकर कान बंद करके बैठने का हो। और आखिर में सीजेपी ने नाम लिया मीडिया का, वही मीडिया जिसे अब गोदी मीडिया कहा जाता है, जो सरकार का हर दिन का हेडलाइन मैनेज करता है, सरकार को अच्छी रोशनी में दिखाता है, जो सिर्फ सरकार के सुर में सुर मिलाता है, जो हर बात पर सवाल करता है, तीखे सवाल करता है, लेकिन सिर्फ विपक्ष से। सीजेपी का आंदोलन सफल हुआ जंतर मंतर पर, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी छात्रों का समर्थन। देश भर से छात्रों का समर्थन उसे मिल रहा था। सरकार चाहती थी आंदोलन को तोड़ना, और तभी संसद मार्च जो 20 तारीख को होने वाला था, 20 जुलाई को होने वाला था, उससे पहले 2 दिन पहले सोनम वांगचुक को वहां से उठा लिया गया। सरकार को लगा कि अब सोनम वांगचुक वहां नहीं है तो ये आंदोलन अपने आप पिघल जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। पहले से ज्यादा संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंचे। फिर 20 जुलाई को संसद मार्च, पुलिस ने अति कर दी, आंदोलन को मजबूती से कुचला गया, लेकिन फिर उसे भारी समर्थन मिला। इस समर्थन ने सरकार को हैरान कर दिया, सरकार को परेशान कर दिया, और सरकार ने आखिर में आत्मसमर्पण किया, मंत्री का इस्तीफा हुआ। न्याय व्यवस्था का मुद्दा ढंग से उठाया जाए तो उसमें फिर से बहुत से लोग जुट सकते हैं। वो लोग जिन्हें अब तक न्याय नहीं मिला, वो एक साथ आवाज उठा सकते हैं। चुनाव आयोग में राजनीतिक दल सामने आएंगे, उनके समर्थन साथ आएंगे। वो पार्टियां जो चुनाव हार गई हैं, उनके समर्थक वो भी दिखाई देंगे। मीडिया पर मुझे लगता है सबसे कम लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन हमने देखा है कि मीडिया को लेकर कितनी नाराजगी है। जंतर मंतर पर जिस तरह से गोदी मीडिया के खिलाफ नारे लगे, वो हम सब ने देखा। दूसरी बात,
सोशल मीडिया के जरिए रातों रात खड़े हुए इस आंदोलन के पास अभी जमीन पर वैसा ढांचा नहीं है, संगठनात्मक ढांचा नहीं है जो चुनाव लड़ने के लिए जरूरी होता है। इसलिए सीजेपी का पार्टी न बनकर प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करने का फैसला एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि अगर ये आंदोलन 2029 के लोकसभा चुनाव तक अपनी साख, अपनी धार और अपनी पकड़ बनाए रखता है तो भविष्य में ये एक बड़ी राजनीतिक ताकत का रूप ले सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैंने ये कह दिया। आज देश की आबादी में जनजी का हिस्सा करीब 26% है। ये वो युवा हैं जिनकी उम्र 14 से 29 साल के बीच है। 14 से 29 साल के बीच है तो आप जनजी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोकसभा और देश की विधानसभाओं में इन 38 से 40 करोड़ युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कितने लोग हैं? कितने लोग जनजी के हैं? सिर्फ 26। लोकसभा में 6 सांसद और सभी विधानसभाओं को जोड़कर केवल 20 विधायक ऐसे हैं जो खुद जनजी हैं। यानी लोकसभा की 543 सीटों में ये करीब 1%, 4000 से ज़्यादा विधानसभा सीटों में आधे फीसदी से भी कम। हालांकि इस कम संख्या की कानूनी वजह भी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 25 साल और राज्यसभा के लिए उम्र है 30 साल। राज्यसभा न सही, लेकिन पार्टियां कम से कम लोकसभा और विधानसभा में तो जनजी की संख्या बढ़ाने पर काम कर सकती हैं। फिलहाल लोकसभा में कांग्रेस के 3, समाजवादी पार्टी के 2, एलजेपी रामविलास पासवान का 1 सांसद जनजी है और इन सब की उम्र 25 से 28 साल के बीच है। 40 करोड़ जनजी युवाओं पर सिर्फ 6 सांसद जनजी के। ये इसलिए नहीं है क्योंकि युवा राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। हर राजनीतिक दल में एक युवा विंग होता है, लेकिन युवाओं को रैली में बाइक चलाने का काम मिलता है, नारे लगाने का काम मिलता है और सोशल मीडिया पर लिखने का काम मिलता है, सभा में भीड़ बनाने का काम मिलता है। लेकिन टिकट बांटने की जब बात होती है तो अनुभव, परिवार, पैसा और पुराना संपर्क काम आता है। पोस्टर लगाने के काम में युवा आगे, चुनावी टिकट की लाइन में कहीं बहुत पीछे। समझने वाली बात है कि उससे कहीं पुराने और अनुभवी नेता लाइन में लगे होते हैं। किसी भी नेता को एक क्षेत्र में काम करने में, अपनी जगह बनाने में, अपनी प्रतिष्ठा बनाने में समय लगता है। ये भारतीय राजनीति का एक्सरे है। अभिजीत दीप्तिके ने घोषणा की है कि सीजेपी अब झारखंड जाएगी और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ खड़ी होगी। झारखंड का आंदोलन दूसरे सप्ताह में पहुंच चुका है। छात्र निष्पक्ष जांच, परीक्षा कराने के तरीके में सुधार और जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं और 10 अगस्त को विधानसभा तक एक मार्च निकालने की भी तैयारी है। अगर सीजेपी इस मार्च में शामिल होती है तो उसके लिए ये सिर्फ समर्थन देने की यात्रा नहीं होगी, ये प्रेशर ग्रुप के तौर पर उसकी पहली परीक्षा होगी। इस बीच सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया है कि मीडिया चैनल्स के कुछ लोग और कुछ यूट्यूबर्स जबरदस्ती उनके घर में घुस गए और घर की तस्वीरें रिकॉर्ड कर ली। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर कहा कि इससे उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा खतरे में आ सकती है। सौरभ दास ने कहा कि अगर उनके घर पर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके जिम्मेदार ये यूट्यूबर्स और उनसे जुड़े ट्रोल्स होंगे। सौरभ दास ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की मांग भी की है। इसके बाद टीएमसी के राज्यसभा सांसद ने एक्स पर लिखा कि वो इस मामले को संसद में उठाएंगे। भारतीय राजनीति ने छात्र आंदोलनों से नई ताकतें निकलती देखी है। जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन ने सत्ता बदल दी। असम छात्र आंदोलन ने नई राजनीति को जन्म दिया। भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी। लेकिन सीजेपी के सामने चुनौती इन सबसे बड़ी है। उसे सत्ता नहीं जीतनी, उसे सत्ता को
जवाबदेह बनाना है और यही फर्क उसे बाकी आंदोलनों से अलग करता है। उसने लड़ाई के 3 मोर्चे तय किए हैं: चरमराती न्यायपालिका को जवाबदेह बनाना, बेलगाम चुनाव आयोग को संविधान की चौखट पर वापस लाना और सत्ता के सामने झुके मीडिया को फिर से जनता के सवाल पूछना सिखाना। लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है लगातार पड़ने वाले जन दबाव से। क्या सीजेपी लोकतांत्रिक चौकीदार की भूमिका निभाएगी जिसकी आज भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है? सीजेपी सफल होती है तो यह सफलता कोई बड़ी चुनावी जीत नहीं होगी, उसकी सबसे बड़ी सफलता होगी हर सरकार को यह एहसास दिलाना कि सत्ता जनता से ऊपर नहीं है, संविधान से बड़ी नहीं है और जवाबदेही से वो बच नहीं सकती। सीजेपी पर आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। आप कमेंट्स कीजिए, मैं उन कमेंट्स को पढ़ता भी हूँ, उनके जवाब भी देता हूँ। आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए ताकि आपको पता चल सके हमारा नया वीडियो कब आ रहा है। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।